अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। और सियासी दाव पेच अपनी जगह और सियासी मामला अपनी जगह, पार्टी के अंदर भी टिकट की तकसीम को लेकर काफ़ी मामला, काफ़ी खबरें घर में। किस हद तक उनमें सदाकत है, ख़ासतौर पर दो बड़े रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक और शेख रोहेल असगर, उनके दरमियान टिकट को लेके कुछ मामला थे, लेकिन मामला नवाज शरीफ साहब ने खुद शायद हल कर लिया है। NA 121 से शेख रोहेल असगर साहब और NA 120 से अयाज सादिक साहब अब इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त बड़े बड़े मामला सियासत के साथ जो जुड़े हैं, आने वाली पार्टी के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, आने वाली पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, इलेक्शन कमीशन के मामला अपनी जगह, फिर एक ख़ास किस्म की करारदादें आ रही हैं सेनेट के हवाले से, हम देख रहे हैं एक के बाद एक इलेक्शन मुलतवी करने की, पार्टी का विजन इस पर क्या है, पार्टी क्या कहती है। फिर तलाल चौधरी साहब, उनके हल्के का बड़ा मामला रहा, PTI के जो 2018 के कैंडिडेट थे वो वहाँ से जीते थे, जब वो छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए तो उनको टिकट दे दिया गया, तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिला। दानियाल अजीज़ साहब, एहसन इकबाल साहब के साथ उनकी ठन गई, उन पर कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। विद इन द पार्टी भी मामला हैं, सीट एडजस्टमेंट पर भी बात करेंगे, कराची के मामले पर भी, MQM, JUI और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टेड पार्टीज़ हैं उनकी सूरत हाल क्या है। फिर ग्रास रूट लेवल पर अभी तक मुस्लिम लीग नून निकली क्यों नहीं है, हम नहीं देख पा रहे, शायद काम कर रहे हों, और जल्द से जुलूस क्यों नहीं हो रहे। 17 साल बाद अगर पीपल्स पार्टी जलसा कर सकती है तो फिर क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलसा कर रही। तो ज़रा इस पर बात करेंगे। शेख रोहेल असगर साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर सियासतदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब थैंक यू, आपने वक्त निकाला। शेख साहब क्या मामला रहा सर, अब तो खैर मामला हल हो गया टिकट को लेकर, लेकिन ये मामला खड़े क्यों हुए, इसकी खबरें क्यों आना शुरू हो गई अयाज सादिक साहब और आपको लेकर, दोनों बड़े सीनियर रहनुमा हैं। आपके क्यों दबाव के सवार हुआ है वो? अभी अब ये टॉपिक डिस्कस करने का तो मकसद नजर आता है आपको? सर जब वो 120 में चला गया, मैं 121 में हूँ, अब खत्म होगी स्टोरी यार, आगे चले। ठीक है अब सर, आगे छोड़ दें चले आप जाते हैं, उसको, लेकिन ये अभी बात मामला, करें। चूंकि देखिए सर सवाल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं ना इस मामले को विद इन द पार्टी। दानियाल अजीज साहब तो और क्या करूं मैं इस मामले में? जब एक रिजॉल्व होगी मामला तो उस मामले को डिस्कस क्यों करूं मैं? मतलब चल आपने तो अपना प्रोग्राम चलाना है, आपको तो कुछ चाहिए, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि एक इशू खत्म हो गया, आप इस इशू को लेके आप क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? क्यों ठीक है, आपके दिमाग पे वो एक नाम सवार हुआ है? चले नहीं करते सर, नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नहीं करते। चलें, मुझे ये बताएं सर, क्या मामला क्या चल रहा है सीट एडजस्टमेंट को लेकर, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बात अंदर करें जो आप? मामला हैं। सिर्फ बात करें, छोड़ दें आप। ये जमातों के अपने इंटरनल मामलात होते हैं, जमातों में इख्तलाफात होते हैं, जमातों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग अपने आप को ये समझते हैं, हर बंदा ये समझता है कि मैं यहाँ पे बहुत ताकतवर हूँ, मैं मेरा तो ये हल्का है, मेरा ये सारा बोलते करते रहते हैं, जमातें इसको रिजॉल्व करती हैं और कई दफा नहीं होता। ठीक है, ग्रास रूट पर सर क्यों नहीं दिख रही, जब हम देखते हैं कि बाकी जमातें निकली हुई हैं कैंपेन के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक टिकट्स के मामला में इतना क्यों फंस गई, इतना लंबा टाइम क्यों लगाया। पूछे तो आपको हर चीज डिसॉल्व हो गई है, कोई भी नहीं, इशू इशू रहा है कोई नहीं। अब देखें, आज 13 तारीख है ना, आज लास्ट डेट है, आज सिंबल लॉट होने, जिस जिसको अपने अपने पार्टी की टिकट मिले हैं उसने जाके जमा करा दिए, उनको टिकट लॉट हो जाएंगे। अब और आगे बात कीजिए। बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये मैंने अपने PM में भी कहा है कि पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े मामला हैं, गज़ा का मामला है, कश्मीर का मामला है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के इशूज़ हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हैं, चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाने के मामला हैं, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के मामला भी दोबारा से सर उठाने लगे हैं, पुलिसिंग रिफॉर्म्स हैं, FBR है, सर इस तरह के तो बहुत सारे मामला हैं जिस पर बात करनी है। देखो ना, जब हुकूमत आएगी उसकी अपनी पॉलिसीज होगी टूवर्ड्स दी फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद वो उसकी अपनी पॉलिसीज होंगी टूवर्ड दी एनर्जी, उसकी अपनी पॉलिसीज होंगी टूवर्ड दी दहशतगर्दी। तो मेरा अभी तो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, तो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरिम गवर्नमेंट किस तरह आगे लेके चल रही है, इंटरिम गवर्नमेंट के पास क्या इख्तियारात है, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट समझती सर है ना। इंटरम इंटरिम की बात गवर्नमेंट नहीं में कर हर रहा मैं, मंशूर की बात कर रहा हूँ, मंशूर में तो ये सारी चीज़ें होंगी ना सर। 16 तारीख को आएगा, 16 को पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो मेरा पूछने का तो मतलब ये है, जी शेख साहब, पूछने का मतलब ये है कि PDM गवर्नमेंट और उसके असरात काफ़ी दूर तक हम देख रहे हैं कि ये मामला चलेंगे, तो किस तरह से मेरी बात आवाम सुनो, को कहा जाएगा।
मंशूर कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो मंशूर को देख रहे थे, जो बना रहे थे, तरतीब कर रहे थे, उनका नाम है अरफान सदीकी। उनका बहुत बड़ा तल्लक है, उनकी बहुत सारी खिदमत हैं आपके प्रेस के साथ। और वो है आपका प्रेस जो आपको, आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं, प्रिंट मीडिया के साथ, और प्रिंट मीडिया के साथ उनका ताल्लुक है, वो देख रहे थे और उन्हीं के पास वो सारा मसला है। मेरी इतना ये है कि 16 तारीख वाले दिन आप मुस्लिम लीग नून अपने मंशूर को पब्लिश कर देगी, आवाम के सामने पेश कर देगी, आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। सर ये बताएं कि कुछ सीनियर सियासतदान अगर पार्टी से नाराज़ हों, इससे पहले भी हमने देखा चौधरी निसार वाला मामला, शायद खाकान अब्बासी साहब का आपने बयान रिसेंटली देखा भी, सुना भी होगा। वो ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के लिए जिस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेकर, उससे वो कुछ खुश नहीं है। तो वो सीनियर हैं, उन्होंने वजारत उज़्मा की कुर्सी भी संभाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अगर वो नाराज़ होते हैं तो क्या उनको मनाना नहीं चाहिए था? मेरे ख्याल में लास्ट इलेक्शन अपने हल्के से, अपने आबाई हल्के से वो इलेक्शन अपना लूज कर गए थे। उसके बाद मियाँ साहब ने बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए अपनी एक घर की सीट वोकेट की थी और उस पे उनको इलेक्शन लड़वाया, वो उस पे एमएनए मुंतखब हो गए। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए, जब आपका मामला आया प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो शाहिद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा दिया। अब इस तरह कुछ करने के बाद भी अगर कोई नाराज है तो मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ। इसका जवाब तो वो ही पेश कर सकते हैं कि उनको क्या वजह हुई, क्यों ये किया। अब दूसरी बात यह है कि जब आपने इलेक्शन जीता था तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ के वोट पे आपने जीता था, क्योंकि आप कहते कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, मैं नहीं मियां नवाज शरीफ के टिकट पे लड़ता। और अगर मियां नवाज शरीफ का वोट लेके, उनकी सपोर्ट लेके आप एमएनए बन गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर नून आप साथ लिखते हैं तो उसका मतलब मियां नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के एहसास है यार, नवाज शरीफ की ये है अपना, जिसको चाहे वो अपना इस का दे दें, अपना नॉमिनेट कर दें। और अगर वो कहते हैं जी मरियम मेरी इस सारी चीज की होगी केयर टेकर, तो फिर ठीक है, मुझे या आपको या किसी और को इस पे क्या एतराज हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये मेरा उनकी उनका मामला है। मेरी लेकिन मेरी मेरा सवाल बतौर सियासतदान आपसे जानने का था कि पार्टी के लिए सीनियर लीडरशिप अहम होती है और एक ऐसा लीडर जो कि वजीर आजम भी रहा, तो उस हवाले से मेरा ये सवाल था कि पार्टी क्या सोचती है, पार्टी के क्या ख्याल है। देखे ना, एक शख्स ने ये तय कर लिया कि मैंने नाराज होना है, तो आप उसको क्या करेंगे, बनाया। अब मिसाल के तौर पर मैं शाहिद की बात करता हूँ, शाहिद यहाँ से लंदन गया अपनी टिकट खर्च करके, तो क्या जरूरत थी जाने की, हम्म। क्या जरूरत थी वहां जाके, चले आप गए, क्या जरूरत थी जाके मियां नवाज शरीफ को मिलने की, मेरा नहीं ख्याल। और अगर आपने फैसला ही कर लिया है कि आपने नहीं रहना नवाज शरीफ के साथ या उसकी जमात के साथ, तो फिर आप कैसे मना सकते हैं उसको। आपके पास कोई ऐसी कोई दवाई तो नहीं है, कोई छड़ी तो नहीं है जादू की कि आप उसको घुमाएंगे और वो शख्स आपके बिल्कुल बात मान लेगा। तो मेरे ख्याल में इन बातों से हम, ठीक है। हाँ ये आप कह सकते हैं आइंदा के लिए आप मुहतात हों। कोई ऐसा दोस्त को अपने अगर जज्बात में काबू नहीं रख सकता या वो अपने कुछ मामला को नहीं सुलझा सकता, तो उसके लिए आप उसको जरूर कांटेक्ट करें और उसके साथ तय करें, बैठें, मामला को देखें और उसको सुलझाने की कोशिश करें। और कई दफा कई मामला ऐसे होते हैं नहीं सुलझते, वो इतने उलझ जाते हैं कि फिर उसका आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। अच्छा शेख साहब, उन जजेस के हवाले से सर, जिस पर बहुत एतराज़ात उठाती रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने फरवरी 2023 में जो कहा, उसके बाद उस जजेस के इस्तीफे भी आना शुरू हो गए। और वही जज जो खुद पनामा पेपर्स की निगरानी भी कर रहे थे, फिर बाद में उन पर ग्रैंड जो टावर वो है हयात टावर, उसके हवाले से उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगा। फिर दो जजेस के इस्तीफे आना एक ऐसे मौके पर, फिर इलेक्शन का प्रोसेस, उसमें कुछ रखने आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस सारे सिलसिले को? ये तो जो जो जिसने ये बयान दिए हैं वो उसका जिम्मेदार वो होगा, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरे पास तो उनके लिए ऐसी बात नहीं है कि मैं उनकी बातों का जवाब दूं या उनकी गलतियों का मैं यहाँ पे बैठ के उनकी वकालत करूँ। आप उनसे पूछ लीजिए जिनकी ये मामला है। अच्छा जी, शेख रोहेल असगर साहब से तो बातचीत चली रही है, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज ने। बैरिस्टर वकास अब्रेज से कुछ अहम चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। वकास साहब, एक तो एक के बाद एक
हम देख रहे हैं करारदाद आ रही है सेनेट में इलेक्शन के मुलतवी होने की, दूसरी तरफ स्टैंड कर रही है सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात पे और जल्दी जल्दी केसेस को निपटा रही है। इस हद तक के चीफ जस्टिस ने तो ये भी कह दिया हम हफ्ते और इतवार को भी काम करेंगे पर इलेक्शन वक्त पर करवाएंगे। क्या कोई कानूनी मामलात या पेचीदगियां हो सकती हैं इलेक्शन के प्रोसेस में? मैं नहीं समझता कि अभी कोई भी ऐसी फोर्स है जो कि इलेक्शन के रास्ते में कोई दीवार खड़ी कर सके, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी क्लियर इंटेंट अपनी शो कर चुकी है और 8 फरवरी की डेट मुकर्रर कर चुकी है। फिर आपको याद होगा कि जब लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये मामला रखा गया तो सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया था। उस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल बैठा था वो बड़ा बरहम नजर आया था, जो उनके रिमार्क्स थे। फिर उसके बाद कंटेम्पचुअस प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी गई एक वकील साहब के खिलाफ, फिर जज साहब के अगेंस्ट जो रिमार्क्स थे। तो ये जो सेनेट की करारदाद है, दिस इज अ सिंबॉलिक रेजोल्यूशन। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई कानूनी इम्पैक्ट हो सकता है या कोई इम्प्रेशन क्रिएट हो सकता है इस तमाम मामले के अंदर। सो आई थिंक कि 8 फरवरी की जो तारीख है उसके अंदर बड़ी सर्टेनिटी है और एक यकीनी सूरत हाल जो है वो प्रवेल कर चुकी है। और मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और पॉलिटिक्स से समझता हूँ कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रही हैं, ताकि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस हैं, लर्चिस हैं और हमारी इकोनॉमी जो डिस्पर्ज हो रही है, हमारा सिस्टम जो डिस्टॉर्ट हो रहा है, ये जो मंझदार में कश्ती फंसी है ये किसी किनारे को तो पहुंचे और एक सर्टन सूरत हाल हो, एक मैंडेट हो 5 साल के लिए और एक हुकूमत अपनी पॉलिसी के मुताबिक और रोड मैप के मुताबिक ही चीज़ें डिलीवर करे। अच्छा वकास साहब, मैंने शेख रोहेल साहब से सवाल पूछा, वो तो शायद इस पर जवाब नहीं देना चाह रहे, लेकिन चूंकि आप कानून जानते हैं और आप अदलिया के सिस्टम का हिस्सा भी हैं, मुझे बताएं एक के बाद एक इस्तीफ़ा जजेस का और उन जजेस का जिनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले मामलात में भी नाम है, खुद इंक्वायरीज का भी सामना है, कुछ इल्ज़ामात हैं, जैसे मैं एजाजुल एहसन साहब की बात करूं, मज़ाहिर नकवी साहब की बात करूं, इस्तीफे आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? साहब ये बड़ी एक कम्प्लेक्स ही सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम सूरत हाल को हम बेहतरी की तरफ अगर लेकर जाएंगे तब भी हमारा मुल्क इन बहरानों से बाहर निकल के आएगा। और जो भी इसमें जज साहिबान थे, मेरे हाल में उनको बेक्लियर सेंटेंस के साथ रिजाइन करना चाहिए था, ताकि इस सारी चीज़ों का अबहाम जो था वो क्लियर हो सकता। सर ये बताएं MQM के साथ किस तरह से मामला तय हो रहे हैं और ख़ास तौर पे GUI फे काफ़ी पुराने इत्तेहादी भी हैं, मौलाना साहब भी, और काफ़ी जोड़ के रखने में माहिर भी हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM गवर्नमेंट का तो हिस्सा रही, लेकिन वो PDM के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थी। आगे आने वाले टाइम पे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इल्ज़ाम की सियासत तो चल रही है सर। अगर तो आप MKM की बात करते हैं तो MKM में मुस्लिम लीग के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है बहैसियत पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ 2-3 दफा उनका इत्तेहाद हुआ है, इल्हाक हुआ है, लेकिन वो मेरे ख्याल में शायद उनकी मजाज या उनकी मर्जी के मुताबिक वो डिलीवरेंस नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि मुस्लिम लीग के साथ इल्हाक कर लें, क्योंकि ये 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी वो शामिल थे, तो काफी कंफर्टेबल थे वो। अब चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब हैं, मियां नवाज साहब की अपनी पॉलिसीज हैं और बड़ी सॉफ्ट पॉलिसीज होती हैं, उनका बड़ा सॉफ्ट एक एटीट्यूड होता है, उससे लोग खासे कंफर्टेबल होते हैं। मेरे ख्याल में शायद कोई वो भी थोड़ी बहुत ऐसी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मेरे ख्याल में शायद रिजॉल्व कर ली जाएगी। मियां साहब में इतना स्किल है कि वो कर लेते हैं, तो रिजॉल्व कर लेते हैं, और अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। लेट्स सी, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े हैं कराची से, क्यों वहाँ पे साथ उनके हम रकाब होती है तो बेहतर हो जाएगा। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के लिए बेहतर हो जाएगा। रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात करने की कोशिश की बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा शायद कि ये पार्टी के कोई मामलात भी हो सकते हैं। हमने कोशिश की कि वो सवालात करके देखें जो पार्टी के अंदर के भी मामलात हैं, ख़ास तौर पे उनके अपने जो इशू थे उसको कैसे रिजॉल्व किया गया। उन्होंने ज़रा उससे कतराया और उन्होंने कहा कि नहीं बस ये मामला हल हो गया, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी, जैसे कि मैंने कहा था वापस आएंगे और बात करेंगे गजा में बढ़ते इंसानी बहरान की। पाकिस्तान ने इमदादी खेप चौथी बार भेज दी है, चौथी इमदादी खेप रवाना हो चुकी। इमदादी खेप पाकिस्तान तो भेज रहा है, जनूबी अफ्रीका ने भी सपोर्ट की है बैनुल-अक़वामी अदालत में फ़लस्तीन के केस के हवाले से, लेकिन समझ से बालातर है अमेरिका बरतानिया, इनका रवैया, यमन पे अटैक और उसके बाद गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल, कश्मीर की सूरत हाल पर भी खामोशी। कश्मीर से ये मामला ले लें तो बहुत लंबे अरसे से फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों ऐसे इलाके हैं जिन पर पूरी दुनिया की खामोशी ने कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म किया है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। दोनों की सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है।
दोनों तरफ गासिब फौज मारे चले जा रही है, बच्चों को कत्ल किए जा रही है, इंसानी बहरान जन्म ले रहे हैं। लेकिन दुनिया में जो इंसानी हुकूक के चैंपियन हैं, जिन्हें किसी भी किस्म के कोई जानवर मरने की बड़ी तकलीफ होती है, वहाँ पर बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, उसकी तकलीफ उन्हें ना तो उठ रही है और ना ही उन ममालिक में इस पे कोई कान पे जूं रही है। किस तरह से आगे बढ़ना होगा दुनिया को? और इस वक्त सिचुएशन ये है कि गज़ा के अंदर और गज़ा के आसपास के एरियाज़ में जिन हॉस्पिटल्स को भी निशाना बनाया गया, जो कि वैसे ही एक क्राइम है, बहुत बड़ा जंगी क्राइम है, हॉस्पिटल्स को, बच्चों को, ख़वातीन को निशाना बनाना, लेकिन बनाया गया इसराइल की तरफ से। वहाँ पर इस वक्त ईंधन की कमी है, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन की कमी है, हॉस्पिटल्स के सिस्टम शट डाउन हो रहे हैं। जो हम वीडियोस पूरी दुनिया देख रही है, हम क्या पूरी दुनिया देख रही है, उन वीडियोस को या उन तमाम तर इन्फॉर्मेशन को जो गज़ा से आ रही है, उसको देखने के बाद जिस तरह के दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखने को, पढ़ने को और सुनने को मिल रहे हैं, क्या ये मामला कहीं जाके रुकेगा? महीनों हो चुके हैं इस जारियत को, टाइम गुजर चुका है। अब क्या ये जारियत रोकने के लिए कोई स्टेप लिया जाएगा? रशिया ने यमन के हवाले से एक स्टेप ज़रूर लिया, लेकिन क्या वो इतना मजबूत स्टेप हो सकता है कि जंग दुनिया भर में जो फैलाने की तैयारियां हो रही हैं उसको किसी तरह रोका जा सके? अली सरवर नकवी साहब साबिक सफ़ीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब बैनुल-अक़वामी उमूर और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन, कश्मीर, इस सिचुएशन पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों हज़रात का। अली सरवर साहब, ये बताइएगा मुझे सर, जिस तरह से वहाँ पर हॉस्पिटल्स की सूरत हाल है, अब वहाँ पर ईंधन ख़त्म हो रहा है, दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन दुनिया भर में कोई कान पे जूं नहीं रेंग रही। ये तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा है, बल्कि इंसानी बहरान जन्म लेने लगा है। होने क्या जा रहा है सर? अक़वाम मुत्तहिदा का रोल, आपने इतना लंबा अरसा सिफारतकारी की, अक़वाम मुत्तहिदा का रोल हमें पहले भी कहीं नहीं नज़र आया, लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ी मुतारिक नज़र आती है वहाँ पर जब कोई मसाइल होते हैं जो यूरोप, अमेरिका के ममालिक हैं, लेकिन जहाँ पर मुस्लिम ममालिक का मसला आता है वहाँ पर इसकी बड़ी ही मुजरिमाना खामोशी दिखाई देती है। या ये देखिए, बात ये है कि अव्वल तो दुनिया में जो बैनुल-अक़वामी सियासत है वो हर चीज के ऊपर मुसल्लत है, और बैनुल-अक़वामी सियासत में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड, दोहरे उसूल। एक उसूल ये वो अपने जो उनके होते हैं वो उसमें इंसानी हुकूक की भी का एहतराम है, वहाँ पे लोगों के हेल्थ और एजुकेशन और इस किस्म की जो जरूरियात हैं उनकी भी एक्सेप्टेंस है। लेकिन दूसरी तरफ जो अब गजा में हो रहा है वो है कि जो भी अनइम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन है, अनइम्पॉर्टेंट ममालिक हैं जो जिनकी कोई अहमियत नहीं है उनके नजर में, वहाँ पे जो कुछ भी हो, जो भी अलमिया बरपा हो, जो भी पामाली हो हकूक की, वो सब वो दरगुजर करते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं और उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड से दुनिया में प्रिवेल कर रहा है, और गजा के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो आज तक ऐसी हालत किसी भी आबादी के खिलाफ ये एक्शन इस तरह का नहीं हुआ है, ये ऐसी हालत किसी भी आबादी की नहीं हुई है जो कि फलस्तीनियों की हो रही है गजा में। तो ये इसका ना अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर सक रहा, ना OIC कुछ कर सकी, ना ही कोई और तंजीम या ग्रोह या ऑर्गेनाइजेशन इससे डील कर पा रही है और कोई ऐसे ही एक्शन ले पा रही है। तो सब बेबस बैठे, और जो ज्यादती इसराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहा है वो खुलेआम कर रहा है और लगातार ये चला जा रहा है, ना उस पर कोई रुकावट है ना कोई उस पर पाबंदी है। तो अब ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस साउथ अफ्रीका ने किया है वो जनूबी अफ्रीका के हुकूमत ने वो बहुत
सही है, लेकिन अगर फर्ज किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जो रूल करे कि ये इजराइल ज्यादती कर रहा है, तो क्या इजराइल उस पर अपनी हरकत रोक देगा? नहीं, वो इसी तरह बदसलूक उनके साथ ज्यादती करता रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर कि इसराइल जिस तरह का मुल्क है, जिस तरह की ज़हनियत है, एक टेररिस्ट मुल्क, एक टेररिस्ट ज़हनियत, ब्रिगेडियर साहब क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई उम्मीदें लगाई जाए? अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें मैं आपको, जो कि आपने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का बैकग्राउंड बयान किया, जिसमें दुनिया की सियासत, ह्यूमन राइट्स की सियासत, वेस्टर्न कंट्रीज की यादी और मक्कारी, मुसलमान मुल्कों की खामोशी, गजा के अंदर लोगों का मरना, औरतों की आबरूज़ी, बच्चों की किलिंग, और जिस तरह तबाही और बर्बादी का एक स्केजुअल जो है, एक सिस्टम जो है वो नेतन्याहू जैसे मैसोलिनी ने, और जिसको जो बाइडन जैसा हिटलर नुमा इंसान सपोर्ट कर रहा है, और उसके साथ बरतानिया की हुकूमत जिस तरह उनके पीछे खड़ी हुई है, और वेस्टर्न कंट्री जो इस बर्बरियत को, इस वैश्याना खेल को जो है वो और आग लगा रहे हैं, उसकी अगर तमाम चीज़ों का अहाता करके आज की तारीख में साउथ अफ्रीका के इनिशिएटिव को छोड़ के अगर आप किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचे, तो हमें इन तमाम चीज़ों का बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि इन तमाम चीज़ों को एक ही मुल्क में या दो ममालिक में फिजिकली रजिस्ट करने की कोशिश की, जिसमें एक यमन के हूथीज हैं और दूसरा ईरान है जो हिजबुल्लाह या उनको बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहा है। अब उसके ऊपर देखिए क्या हुआ, उसका एंड क्या हुआ कि बरतानिया और अमेरिका ने मिलजुल के उन लोगों को जो ये डिमांड, उनकी कोई डिमांड नहीं थी यमन की या ईरान की कोई डिमांड नहीं थी, उनकी डिमांड ये थी कि इजराइल जो एट्रोसिटीज कर रहा है, गाजा में जो लोगों को मार रहा है, जो नस्लकशी कर रहा है, जो अपार्थाइड कर रहा है, जो कॉलोनियलिज्म के तौर पे जो बाइडन जैसा हिटलर उनको सपोर्ट कर रहा है, जो बरतानिया की शाही खानदान उनके पीछे लगा हुआ है, उसके पीछे उन्होंने इतना कहा था कि जी आप गजा के अंदर हमले बंद कर दें और जंग को रोक दें। अब ये एक लीगल डिमांड है ये लीगल डिमांड भी है, ये मॉरल डिमांड, यानी दुनिया की मोरालिटी पे इस वक्त ये कदगन आयद होती है, ये प्रेशर आयद होता है कि वो इस वैश्याना बर्बरियत को रुकवाएं। 24,000 लोग शहीद हो चुके हैं जिसमें 11,000 के करीब बच्चे हैं, 7,000 के करीब औरतें। तो ये दुनिया का इखलाक ये नहीं कहता, ह्यूमन राइट से छोड़ें, आपके घर का, फैमिली का, हुकूमत का, माशरे का, सोसाइटी का क्या इखलाकी इख्तियार ये नहीं कहती है कि आप इस किस्म की बर्बरियत को रोकें। लेकिन बजाय रोकने के होता क्या है कि वो जो बाइडन जैसा हिटलर जो है और बाकी जो उनकी कांग्रेस की मंजूरी लिए बगैर वो, और बरतानिया जो हमेशा दुनिया में दहशतगर्दी को सपोर्ट करके जिसकी वजह से आज गजा के प्रॉब्लम चल रही है, बरतानिया और बरतानिया का शाही खानदान है। क्योंकि जब लेटर लिखा था रॉथस्चाइल्ड को, उसमें लिखा था कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट प्लान टू एस्टेब्लिश द ज्यूइश स्टेट इन द हार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। तो जब ये चीजें वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ना कि एंड तो ये हुआ कि यमन पे हमला हो गया, तो कहाँ जाके ये बात रुकी? ये बात इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जब शुरू हुई थी तो एक शख्स मर्डर हुआ था, एक किंग था जो मर्डर हुआ था, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, याद होगा आपको। और सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो हिटलर ही था जिसने एक पावर बना के अपनी सुपर रेस को साबित करने के लिए उसने हमला कर दिया था पोलैंड पे अपना, और जाके उसने फ्रांस पे हमला किया उससे पहले। तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू। अब ये अमेरिका चाह रहा है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो, क्योंकि अमेरिका तो वर्ल्ड वॉर में पीछे रहता है, वहां जाके तो कोई उनके शहरों पे हमला करता नहीं है। जब वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो अमेरिका जैसे मुल्क का असला बिकता है, वो और असला बनाते हैं, दुनिया को बेचते हैं। तो उसके लिए उन्हें इंसानियत की परवाह तो नहीं है, उनके लिए इंसानी जान कोई हैसियत नहीं रखती। तो आपका ये सवाल ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे बारहा अर्ज किया है कि मुसलमानों को मारने के लिए, मुसलमान मुल्कों को कंट्रोल करने के लिए, मुसलमान मुल्कों के अंदर जुल्म डालने के लिए पहले इन्होंने मुसलमान ममालिक को खरीदा। वो जो ट्रंप का सन इन लॉ था, वो सऊदी अरब में आके क्या करता था, वो तो बॉर्न यहूदी है। ट्रंप इज एवोलॉजिकल ज्यू। बाराक ओबामा ने क्या किया, बुश ने क्या किया, जो यहूदियों की पैदावार है, जो यहूदियों का पैसा खाते, जो फेडरल रिजर्व का पैसा खाते, जो इतने जलील किस्म के इंसान हैं कि अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो यहूदियों से स्पॉन्सर करवाते, अपने बाप का पैसा तो खर्च नहीं करते ये बुश, बाराक ओबामा और नेतन्याहू बाकी लोग जो।
तो ये जो लोग हैं जो पैदावार है यहूदियत की, जो ज़ियोनिस्ट के बाप हैं, जो एवोलॉजिकल ज्यूज है, वो और क्रिश्चियन ज़ियोनिस्ट जो है वो मिलकर मुसलमान मुल्कों को तबाह करना चाहते हैं। अब मुसलमान मुल्कों की अगर आंखें नहीं खुली है तो कल उनके ऊपर हमला होगा, कल उन तमाम ममालिक पे हमला होगा जो यहूदियत के साथ खड़े हुए हैं। ये मेरी बात आज आप लिख दीजिए। सर ठीक बात है, मैं इससे इसलिए भी आपकी बात एक ख़ास किस्म का एक मंजरनामा है ये। अली सरवर साहब जो बात की है ब्रिगेडियर साहब ने, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्या अगर आज आंखें नहीं खोलते तो कल फिर अपनी तैयारी कर लें। आपको याद होगा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ बोलकर पूरे का पूरा मुल्क तबाह किया गया, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान वाली सिचुएशन हमारे सामने है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि यमन के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कूदने से इनकार किया, बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रेशराइज़ किया अमेरिका ने, लेकिन पाकिस्तान ने इस कॉलिशन जो इन्होंने फ़ौज है बनाने की कोशिश की और उससे पाकिस्तान ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी है, इस खित्ते के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन सर जंग को फैलाने का काम, वॉर इंडस्ट्री, ये चीज़ कहाँ तक जाएगी? ये बिल्कुल ये जो जंग के फैलाने की इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, वो तो नहीं रुक रहा, वो कहीं नहीं रुकेगा। और उसको अपने मटेरियल मफाद की वजह है, बाकी उसको कोई और किसी किस्म के अखलाकी या मजहबी या किसी किस्म के इंसानी उसूलों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सारी बातें करते हैं, इन चीज़ों को जुबानी तो जाहिर है वो उनको उनका जिक्र करते हैं, लेकिन उसकी पामाली पहली चीज़ वो जो उनके जहन में आती है वो करते हैं। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ के माइट इज राइट, ताकत जिसके पास है, जिसका डंडा उसकी भैंस, तो जो हमारे आम जुबान में कहा जाता है। तो यानी कि ये सूरत हाल एक अनकंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, बैलेंस सिचुएशन पैदा हुई है, जिसको किसी तरह कोई रोक उसकी है ही नहीं। देखिए साउथ अफ्रीका ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इससे कम से कम ये साबित होगा कि अखलाकी तौर पे इजराइल गलत काम कर रहा है। लेकिन फिर उससे आगे जो गजा के फलस्तीनी हैं, और मैं उर्दून में सफीर रहा हूँ, मैं फलस्तीनियों से बहुत वाकिफ हूँ, तो वो बेचारे वो निहाते मासूम शहरी जो बच्चे और बूढ़े जो उसके जद में आए हुए हैं, उनको तो इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। अच्छा अली सर अगर मैं आपसे ये पूछूं, जिस तरह से हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया, मिस्र के बॉर्डर पे पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया, अब ये चीज़ें तो इंटरनेशनली वॉर क्राइम है। अब इंटरनेशनल वॉर क्राइम के ज़िम्मे में जो चीज़ें आती हैं उस पर तो पहले बड़ी तकलीफ उठती थी, यूरोप को बड़ी बातें होती थी। अब जो हिटलर के अगेंस्ट पूरी दुनिया खड़ी हो रही थी, तो उसकी तो बड़ी वजह यही थी कि ख़वातीन और बच्चों को मारा जा रहा है। जी जी बिल्कुल। पहले जी, अब असल में हुआ ये है कि मगरबी दुनिया की बड़ी ताकतें, उनके जो डबल स्टैंडर्ड हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो वाज़ेह हो गए, वो आया है। और उसमें ये जाहिर हो रहा है कि उनको इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है, और वो फलस्तीनियों की जो तबाही है उसको वो रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वॉर क्राइम, इसके लिए बैनुल-अक़वामी कवानीन वाज़े भी हैं, लेकिन आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, अब जिस तरह के वॉर क्राइम किए या मुसलसल हो रहे हैं, बच्चों की नस्ल, मतलब बच्चों पर अटैक, और बिल्कुल नौमौलूद बच्चों पर अटैक हो रहा है, ख़वातीन पर तो हो ही रहा है, बच्चों पर अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल्स को नहीं बख्शा जा रहा, पनाह गुज़ीन कैंप्स में भी हमले किए जा रहे हैं, वहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हो रहे हैं। मतलब जो शहादतें हैं, जाने जाने का सिलसिला, वो हज़ारों में है, कुछ सैकड़ों में नहीं है कि 100 200, हज़ारों में है। देखिए असलान सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बनाई गई। यूएनओ का चार्टर लिखा गया था, और यूएनओ का बेसिक मकसद अगर आप उसके मैंडेट पे जाके पढ़ें तो ये है कि लोगों के वेलबींग और दुनिया में क्लैशेस का
जंग का, कन्फ्रंटेशन का खात्मा करना। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता यूएनओ की हैयत चेंज कर दी और यूएनओ से हटके यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन, जिसको अमेरिका और बाकी जो ममालिक हैं वो रन करते हैं। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने यूएनओ का पूरा कल्चर तब्दील कर दिया और उस कल्चर में ले आए कि दुनिया में जब जंगें शुरू कर रही, मुल्कों को तबाह करना है अपने जाती इंटरेस्ट पे और अपनी पॉलिसी के तहत, जब तेल की दौलत लूटनी है इराक से या कहीं से गोल्ड की दौलत लूटनी है या वियतनामियों को मारना है, वियतनाम को शिकस्त देनी है, वहां पे अपना कम्युनिज्म के खिलाफ अपना कैपिटलिज्म का चर्चा करना है, तो उन्होंने क्या किया इन ममालिक ने? या अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, जिसकी लीडरशिप दहशतगर्दी को फाइनेंस करती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स फाइनेंस टेररिज्म, दे आर बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, जो टेररिज्म को जन्म देते हैं, जैसे आज अपना जो बाइडेन जैसा हिटलर कर रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूएनओ का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उन्होंने वहां से चिट लेनी शुरू कर दी कि यूएनओ मैंडेट दे, 40 कंट्रियों की फौज बनाए, 25 कंट्रियों की फौज में, और जाके हमला कर दे इराक पे, जाके हमला कर दे अफगानिस्तान पे। पहले उन्होंने 9/11 करवाया, जो अमेरिका में मुसैद और सीआईए ने करवाया। They wanted to put foot on ground in Afghanistan. जैसे ही 9/11 हुआ, जो यहूदियों ने किया, जिसमें कोई अरब नहीं था, जिसमें अरबी थे, कोई अफगानी नहीं था, इन्होंने आके अफगानिस्तान पे हमला करना था तो उन मुल्कों पे करते जिनके लोगों ने हिस्सा लिया था। इन्होंने आके अफगानिस्तान पे हमला कर दिया क्योंकि चाइना को कंटेन करना है। इन्होंने, इनकी एक पॉलिसी है, दुनिया को तबाह करना चाहता है अमेरिका, या अमेरिका सिर्फ खुद जिंदा रहना चाहता है दुनिया में। तो जब इस किस्म की यूएनओ होगी तो ना तो वहाँ जेनेवा अकॉर्ड होगा, ना वहाँ अब्राहम अकॉर्ड होगा, ना वहाँ पे अपना रूल ऑफ लॉ होगा, ना वहाँ पे अपना वॉर क्राइम होंगे। हालांकि दुनिया के अंदर जब यूएनओ बनी थी तो उन्होंने डिजाइन कर दिया जेनोसाइड की डेफिनेशन दे दी है। उस डेफिनेशन के अगर आप एक रेस को खत्म करना चाहते हैं और उनकी बिल्कुल ही रूट्स को खत्म करना चाहते हैं और उसको एक इलाके से सफाया करना चाहते हैं, तो दैट विल बी काउंटेड इन जेनोसाइड। अब उस जेनोसाइड के मुताबिक उसके बाद फिर आपने जंगों के असूल बनाए। जंगों के असूल के अंदर ये बनाया गया कि आप रेड क्रॉस आपने बनाई, असूल ये बनाया कि जब जंगे दो मुल्कों के दरमियान होंगी तो सिविलियन टारगेट्स पे अटैक नहीं किया जाएगा, अस्पतालों पे अटैक नहीं किया जाएगा, अस्पतालों के ऊपर एक बहुत बड़ा सा रेड किस्म का साइन बना दिया जाएगा, उसको एरियल बम्बार्डमेंट से भी हमला नहीं किया जाएगा। ये तमाम जो रूल थे ये वेस्टर्न कंट्रीज ने बनवाए थे, उसको से कोई मुसलमान मुल्क। लेकिन ये कर क्या रहे? इनकी अय्यारी, मक्काई, धोखाधड़ी, इनके गंदे चेहरे, इनके कंधों पे लगी कालक। अब जो बाइडन का चेहरा जो है वो खून से सुर्ख हुआ, उस बुड्ढे को समझ नहीं आती अभी तक। सर एक और चीज अगर आपसे पूछूं मैं, ब्रिगेडियर साहब और अली सरवर साहब, पहले ब्रिगेडियर साहब इस पे आपका, वहां पर भारतीय फौजी भी मारे गए हैं। मतलब एक दूसरा मुल्क एक ऐसे टेररिस्ट मुल्क की टेरिटरी में जंग लड़ रहा है, खामखा में उसमें इन्वॉल्व हुआ है, इस पे भी कोई नहीं पूछ रहा। बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक पहले दुनिया में एक नेक्सस था, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा थ्योरी नहीं है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में इस नेक्सस का जिक्र है। जब अटेंडेंट ने किताब लिखी थी उसने कहा था क्रिश्चियन जियोनिस्ट और जियोनिज्म जो है ये मुसलमानों के खिलाफ एक लड़ाई करेगा। अब उसके अंदर एक और चीज हो गई है जो शामिल होगी, जो है हिंदुत्व जियोनिस्ट है। जो हिंदुत्व में अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर जो आजकल की जो बीजेपी की और आरएसएस की जो हुकूमत है वो क्या टीचिंग करती है, उनकी जो फिलॉसफी है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर हरिवंश ने क्या लिखा था? उसने कहा था इंडिया के अंदर सिर्फ मुसलमान हिंदू रहेंगे और बाकी जो लोग माइनॉरिटी दे विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म, अदरवाइज दे कैन नॉट लिव इन इंडिया। तो उनका नेक्सस हो गया जियोनिस्ट से, और उनका नेक्सस हो गया जो क्रिश्चियन जो हाई ग्रेड क्रिश्चियन एक्टिविटीज है उनसे हो गया। अब ये एक नेक्सस बन गया दुनिया में, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है, कश्मीर में लड़ रहा है, ये इराक में लड़ा है, ये लिबिया में लड़ रहा है, ये अब इनको लेटेस्ट बैटल ग्राउंड जो मिला है वो अपना है गाजा। हम क्या कहेंगे, अमेरिकन एक जनरल का इंटरव्यू आप उठा के पढ़े, उन्होंने क्या कहा था? कहता मैं एक दफा पेंटागन में गया, वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिला, उसने मेज से कागज निकाला, मेरे सामने रखा, कहता जी अमेरिका इज गोइंग टू अटैक 5 कंट्रीज नेक्स्ट 10 ईयर। उसने कहा, वो कहते हैं कि मैंने वेस्टडेक जनरल वेस्टडेक क्लार्क थे, उनका मैंने उससे पूछा भाई क्यों हमला करो? कहते प्रॉब्ली वी हैव नथिंग एल्स टू डू।
तो जब ये फिलॉसफी होगी, आप मुझे बताइए, तो हम क्या कब तक डिबेट करते रहेंगे? सही बात है, हम इन्होंने कब तक दुनिया को डिबेट तबाह करते करना है। रहेंगे। अली सरवर साहब, सर इसी पर कि भारतीय फौजी की वहां मौजूदगी और उसका मारा जाना, फिर भी दुनिया में कोई हैरत है मुझे कि कोई बात नहीं हो रही इस पे, हालांकि ये बहुत बड़ी खुद में डिबेट है। हाँ हाँ, ये तो इनका बहुत मजबूत नेक्सस है, एक ताल्लुक है आपस में। और भारतीय फौजी वहाँ पे मौजूद हैं और वो भी उसके उसमें मुलव्विस है पूरी तरह। और इसी तरह मुझे बहुत मुसद्दक सोर्सेज से ये बताया है लोगों ने कि मकबूजा कश्मीर में इजरायली सोल्जर्स पाए जाते हैं। अच्छा, वो वहाँ पहुंच रहे हैं, वो उनकी ट्रेनिंग करते हैं। ये मुझे किसी कश्मीरी ने बताया। तो कि बड़े अजब शक्ल के बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के लोग जो भारतीय सोल्जर बिल्कुल भारतीय फौजी नहीं लगते, वो वहाँ पे मौजूद है। और वो भारतीय फोर्सेस को हेल्प करते हैं। तो ये एक इन दोनों का एक मिक्सस है इंग्लिश में जो लफ्ज है। सर लेकिन हमारी ओआईसी को देखें, आपने जो ताल्लुक। नेक्सस का जिक्र किया है उसमें हमारी ओआईसी का किरदार देखें, सुषमा स्वराज उसको बुला लेते हैं हम गेस्ट ऑफ ऑनर। हाँ, वो तो खैर मर गई, लेकिन ये कि वो बहुत गलत बात की थी, ये आपको पता है। इसकी तो तारीख बहुत लंबी है। मैं आपको बताऊं कि ओआईसी जब बना था तो उस वक्त भी कुछ अरब ममालिक की कोशिश थी कि हिंदुस्तान को भी मेंबर बनाया जाए, इस बिना पे कि वहाँ मुसलमान आबादी बहुत है। तो पाकिस्तान ने सख्त स्टैंड लिया था और उस वक्त सदर थे जनरल याहिया खान। तो रब्बात में मीटिंग हो रही थी मोरक्को में और ओआईसी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो याहिया खान ने इनकार किया कि मैं तो कॉन्फ्रेंस ही नहीं आऊंगा। अब पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क समझ आता है और तो वो अदम शिरकत जो है वो प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर वो लोग पीछे हटे और फिर पीछे हटे, वरना ये मामला कहीं और ही ले जाते। सर वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजियाकार और बैन अवी अमूर के माहिर। फ़लस्तीन वाले मामले पर हुई एक डिटेल गुफ्तगू। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान या पंजाब की सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ, सर्दी बढ़ रही है, वायरसेस बढ़ रहे हैं, वायरस के हवाले से वैक्सीन की क्या सूरत हाल है, फिर ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है किस हद तक इसमें सदाकत है। निगरान वजीर पंजाब सेहत हमारे साथ होंगे तो उनसे करेंगे इस पर बात। एक छोटा सा ब्रेक लें। बैक जी, जैसे कि मैंने कहा था, ज़रा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सेहत के बढ़ते हुए मसाइल और ख़ास तौर पर वबाई अमराज जो तेज़ी से फूट रहे हैं, इसकी रोकथाम कैसे होगी। कुछ छुट्टियों में इजाफा किया गया, एक क्लास तक के यानी 1 के बच्चों के लिए पंजाब भर में, और अच्छा फैसला, चूँकि बढ़ता हुआ नमूनिया, उसके केसेस, बच्चों के लिए परेशानियाँ, वालिदैन के लिए परेशानियाँ। फिर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कोरोना के हवाले से कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट है, वो भी फैल रहा है। किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। माहौलियात अलग एक मसला बना हुआ है, सेहत एक अलग मामला है। सेहत की सहूलियात और सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत ज़ार, इस पर भी बात करेंगे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर साहब, किस हद तक सदाकत है इस बात में कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट या उसके केसेस फिर से सर उठा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, कोरोना 2019 की दिसंबर 11 को मंजरेआम पे आया, जब 2 बहुत बड़ी वायरसेस ने जो चमगादड़ों में थी, चमगादड़ से स्विच हुई, एक बड़ी वायरस बनी और वो ह्यूमंस को लगी और फिर ह्यूमन से ह्यूमन को ट्रांसमिशन हो रही है। और तकरीबन दुनिया के तमाम मुल्क इससे इफेक्ट हुए हैं और ये अभी भी पैंडेमिक ही कहलाता है और इसकी कोई 1000 से ज्यादा वेरिएशन और कुछ इससे इतनी की म्यूटेशंस भी आ चुकी हैं। जो JN1 जिसकी आप बात करते हैं, जो अमेरिका में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ और बड़ी तेजी से फैल रहा है, और इस वक्त यूरोप और अमेरिका में सबसे कॉमन स्ट्रेन वही है, मेजॉरिटी उसी। फॉर्चुनेटली इस म्यूटेशन की वजह से जो स्पाइक प्रोटीन है जो उसके कांटों में आई है, एक सिंगल म्यूटेशन है,
उसकी वजह से इसकी शरह अमवात नहीं बढ़ी, इसका नुकसान फेफड़े को देने की अहलियत नहीं बढ़ी, सिर्फ इसका एक इंसान से दूसरे को लगने की अहलियत इसकी बढ़ गई है और इसी वजह से वो तेजी से फैल रही है। और पाकिस्तान में भी 7 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में अभी तक फॉर्चुनेटली कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ, लेकिन मोस्ट लाइकली ये है पंजाब में और हर जगह पे है, सिर्फ टेस्टिंग कम लोग करा रहे हैं, इसलिए इसका पता लगना इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कुछ बाहर से आने वाले लोगों पर ये है मामला कि बाहर से आया है, ये कुछ लोग बाहर से ट्रैवल करके आए हो? जी, जाहिर है एयर ट्रैवल इतना ज़्यादा है आजकल दुनिया में, हर मुल्क में, कि हज़ारों फ्लाइटें आती और जाती हैं और दुबई में अक्सर ट्रांजिट करते हैं पाकिस्तान के लिए, चाहे वो इंडिया हो या कहीं हो। तो वो फिर एयरपोर्ट से ये फैल के पैसेंजर्स को और पैसेंजर से फिर आगे, और इसमें जाहिर है 2-3 दिन की अलामात कोई भी नहीं होती, जब ये लगती है उसके बाद नज़ला ज़ुकाम खांसी जो कि फ्लू की भी अलामात हैं उसी तरह की अलामात होती हैं। इसकी JN1 में सूंघने की अहलियत नहीं जाती, ज़्यादातर ये वही इसकी अलामात हैं जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में होती हैं, नमूनिया में, गला खराब, खराश, खांसी, बलगम, नाक का बंद होना, ये चीज़ें भी इसी में होती हैं। और ये यूजुअली ये JN1 कोई इतनी ज़्यादा फेफड़े को नहीं इफेक्ट करता, पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब वैक्सीनेशन हुई पाकिस्तान भर में, लोगों ने, मेरा ख्याल है 90 से ज़्यादा फीसद लोगों ने तो करवा ही ली, वैक्सीनेशन के बाद को बेहतरी आई है? ये डेफिनेटली बेहतरी आई है, और लेकिन ये जो पहले चाइनीज़ वैक्सीन लगाई हैं वो अब गैर मौसर हो चुकी हैं। जिन्होंने मैसेंजर RNA वैक्सीन लगाई हैं वो अभी भी मौसर हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि जिन्होंने कोई साल से ज़्यादा हो गया जिनको वैक्सीन लगवाए हुए, उनको ज़रूर नई वाली वैक्सीन लगानी चाहिए। और जो नई वैक्सीन अब मंगवा रहे हैं हम, वो वही है जो JN1 को कवर करती है। और अब जो टेस्ट भी किए जा रहे हैं वो वही हैं जो प्राइमर्स, इसको रीएडजस्ट करना पड़ता है इस हर म्यूटेशन और उसके, वरना ये एस्केप कर सकती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि अभी भी वैक्सीन लगाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि एहतियाती तदाबीर जारी रखें, मास्क को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाए रखें, खासकर बच्चों को और बूढ़ों को, और हाथ धोएं बार बार, पुरहजूम जगह पे अवॉइड करें जितना भी कर सकते हैं जाना, और पानी का वाफर इस्तेमाल करते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कोई बंदा अगर वैक्सीन दोबारा करवाना चाहे, जिस वैक्सीन का आप जिक्र कर रहे हैं कि नई वैक्सीन भी अब करवाना ज़रूरी है, तो क्या आमतौर पे हॉस्पिटल्स पे अवेलेबल होगी वो और आराम से दस्तयाब होगी, या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कैसे ये अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि मैं राब्ते में हूँ फेडरल गवर्नमेंट से, ये फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करनी है, बल्कि प्रोक्योर नहीं करनी, इनको डोनेट की गई हैं कोई 50 लाख के वैक्सीन, और ये सारे सूबों को भी वहीं से मिलेगी, और पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में और उनके वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी अवेलेबल। सर, अगर मैं ज़रा पोलियो की सूरत हाल भी आपसे पूछूं, पंजाब भर में पोलियो की सूरत हाल अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है जी। ज़्यादातर पोलियो की जो आउटब्रेक्स यहाँ जो सीवरेज सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं वो कराची से आ रहे हैं या KPK से ज़्यादातर आ रहे हैं, और जाहिर है कि उनका भी ऐसा ही है कि बच्चों का और बड़ों का ट्रैवल काफ़ी है, तो वो भी लेके अगर इधर आ जाएंगे तो फिर सीवरेज कंटेमिनेट होगा। हमें जो भी डिजीज़ को एरेडिकेट करना है, चाहे वो पोलियो है या कोई है, तो पूरे पैन पाकिस्तान पे ही करना पड़ेगा। सर, नमूनिया के केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़े और फिर बच्चों को बड़ा इफेक्ट किया, कुछ अमवात की खबरें भी आईं, इसके हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, नमूनिया हर सर्दियों में, जब सर्दी ज़्यादा होती है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में नमूनिया के केसेस की शरह बढ़ जाती है, और बच्चों में और ख़ासकर बूढ़े लोगों में बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ख़ासकर वो लोग जो स्मोक करते हैं, वो लोग जो शुगर में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, फालिज में या किसी भी और कोमोर्बिडिटी में मुब्तला हैं, या कैंसर के मर्ज से अनफॉर्चुनेटली वो लड़ रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। दमे वालों की छाती के जेल की वैसे भी बलगम रहती है, तो इसका भी हल यही है कि वो सर्दियाँ शुरू होने से पहले हमने कैंपेन भी चलाई थी, और अभी भी कह रहे हैं कि अगर नहीं लगवाई तो अब फ्लू शॉट्स ज़रूर लगवा लें, और साथ इसकी निमोकॉकल की वैक्सीन लगा लें, जो कि एक जरासीम है
इसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल 100% कवर करेगा, क्योंकि निमोनिया तो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी, फंगस से भी, किसी ट्यूबरकुलोसिस का भी हो सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है एहतियाती तदाबीर, और वो भी वही एहतियाती तदाबीर हैं जो मैंने अर्ज किया कि मास्क पहने, पुरहजूम जगह पे नहीं जाएं, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, और कोशिश करें कि सिगरेट अगर आप पीते हैं तो वो बंद कर दें, क्योंकि वो आपके लिए तो जहर है ही है, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी वो जहर का काम करता है। सर, बच्चों में किस हद तक आप देख रहे हैं कि वायरस की जो वैक्सीन है वो काम कर रही है? खासतौर पे बच्चों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इन्फेंट्स की। देखिए, बच्चों की जो EPI के प्रोग्राम है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फाल प्रोग्राम है हमारा, जिसमें मीजल, मम्स, रुबेला, क्योंकि ये भी निमोनिया करती है वायरसेस, वो तो लगवा रहे हैं लोग, और फिर भी लेकिन 100% नहीं है कवरेज। इसी तरह पोलियो का भी हमारा कवरेज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 98% के करीब है, लोग जो न काफ़ी है। 100% होना चाहिए ऐसी बीमारियों का जिनका तदारक वैक्सीन से अल्लाह ताला ने उसमें एक हमारे लिए आसानी पैदा की है, तो भरपूर फायदा हासिल करना चाहिए सब लोगों को और उनके बच्चों को। सर, जो बच्चों के लिए छुट्टियों का एक एक्सटेंशन दी गई 6, तो आप समझते हैं कि अगर ये सिचुएशन रही तो कुछ और एक्सटेंशन भी हो सकती है बच्चों के लिए छुट्टियों के हवाले? बिल्कुल हो सकती है, इंसानी जिंदगी से और बच्चों की जिंदगी से आगे कोई चीज नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अभी इस वक्त जैसे मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं था तो कुछ कमी आई है एडमिशन्स में भी, मोर्टेलिटी में भी, मॉर्बिडिटी में। तो उम्मीद है कि अगले 2-4 रोज में और बेहतरी। अब आज कुछ मौसम भी लाहौर का कम से कम बेहतर था। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जाने से पहले कि ज़रा हालत-ए-ज़ार, हॉस्पिटल्स की हालत-ए-ज़ार और वहाँ पर जो अवेलेबल मेडिसिन हैं या ख़ास तौर पे वैक्सीन्स हैं, उसका बड़ा फुकदान रहता है, इस पर कितना काम किया जा रहा है हुकूमती सतह पर? देखें, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वैक्सीन तो बेसिकली पाकिस्तान में बनती नहीं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इधर बायोटेक्नोलॉजी प्लांट कोई नहीं, हमें इंतजार करना पड़ता है इम्पोर्ट पे, और इम्पोर्ट होती है फेडरल गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट है, वो करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह करे कि इधर बायोटेक्नोलॉजी के प्लांट्स लगें ताकि हम अपनी खुद कफील हो सकें वैक्सीनेशन में। बाकी जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉमनली यूज मेडिसिन है, जो ज़रूरी मेडिसिन है, लाइफ सेविंग है, वो फ्रीली अवेलेबल हैं पंजाब के तमाम हॉस्पिटलों में। हालत-ए-ज़ार का ये है जी कि 90 अरब रुपया 100 हॉस्पिटल को रीवैम्प में लगाया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर भी उसमें शामिल है, वहीं पे था मैं उस सुपरविजन के लिए। तो इस मेरा ख्याल है कि हमने 5 स्टार हॉस्पिटल्स कन्वर्ट कर दिए हैं उन हॉस्पिटल से जिनकी हालत-ए-ज़ार खराब थी। ये अगली गवर्नमेंट का काम है कि उनको मेंटेन करे, और ये अवाम का भी काम है कि तावन करें, गंदगी ना फैलाएं हॉस्पिटल्स में, ताकि वाकई ही हम एक जो सफाई है, निस्फ ईमान है, वो अपनी जिंदगियों में ला सकें, तो फिर इनको मेंटेन किया जा सके। इस वक्त तो दे आर ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड न्यू रैम्प्ड, क्योंकि हमने इमरजेंसीज भी नहीं बना दी, हर चीज कर दिया पंजाब में। मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में कभी भी ऐसा काम हुआ है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने किया है। बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर होती है कल आपसे मुलाकात। तमाम उन पहलुओं का आज कोशिश की अहाता कर लें जिसमें सेहत के मसाइल हैं, जिसमें गज़ा के मामलात हैं, वहाँ पर बढ़ता हुआ इंसानी बहरान है या पॉलिटिकल मामलात हैं। कल होती है आपसे मुलाकात।